ऑलराइट, तो क्वेश्चन ये है कि सिलेंड्रिकल डिस्क है, उसका डायमीटर 28 मिलीमीटर है और थिकनेस 12 मिलीमीटर है और उस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो 6.8 एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका जो है वेट मालूम करना है। अब देखें वेट जो होता है किसके बराबर होता है, वेट जो होता है वो बराबर होता है मास इनटू वैल्यू ऑफ जी के। तो वेट मालूम करने के लिए मास चाहिए होगा। अब डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो फिर मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। डेंसिटी is given to you which is 6.8 exponent 3। आपको सिर्फ वॉल्यूम मालूम करना है। अभी सिलेंड्रिकल शेप का इसका वॉल्यूम कैसा आएगा, सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, या फिर जो पाई आर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो इसको आप जो है चलिए पाई स्क्वायर एच यूज कर लें यार। अब देखिए यहाँ पर जो है वो जब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर की वैल्यू यहाँ पर 14 मिलीमीटर है और 14 मिलीमीटर का मतलब क्या है, 14 डिवाइड बाई 1000। 14 डिवाइड बाई 1000 क्यों किया, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया। पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब है हाइट, हाइट है 12 मिलीमीटर। ये तो हो जाएगा इसका वॉल्यूम, हो गया वॉल्यूम। फिर मास के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम मास होता है और वेट क्या होता है, वेट mg होता है। तो वेट हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, अब डेंसिटी सी कितनी है, डेंसिटी सी है 6.8 एक्सपोनेंट 3। वॉल्यूम इसका आपने निकाला होगा, यहाँ से वॉल्यूम आएगा और मल्टीप्लाई बाय 9.8। वॉल्यूम का क्या आंसर आ रहा है, अभी वॉल्यूम का आंसर क्या आ रहा है, -7.39 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताएं वेट कितना आ रहा है इसका। यस, फिर तुमने वॉल्यूम बताया या वेट का आंसर बता दिया, ठीक है। अब ये वेट बताओगे कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कर, बोलो भाई क्या है आंसर। अरे क्या हो गया, कैलकुलेटर नहीं चल रहे तुम लोगों के, 0.49। ठीक है भाई, 0.49 जो इसका वेट आ जाएगा। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कहा था ना उसने, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.49 इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, ये हो गया आंसर। फिर देखें, कह रहा है डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ये हो गई डेंसिटी। Can I explain how the difference in densities of solids, liquids, and gases may be related to the spacing of their molecules?
अब देखिए ये सवाल आपके लिए करना लाजमी नहीं है क्योंकि अभी जिस सिलेबस में नहीं रही है, ये काफी पुराना सवाल है, लेकिन हाल इसको आप बता सकते हैं कि सॉलिड्स की जो है वो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उनके अंदर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत कम होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेसिंग कम होने से जो है वो कम वॉल्यूम में ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है सॉलिड में होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लिक्विड में स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है और गैसेज में स्पेसिंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, बात को लिख लेते हैं हम। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया यहाँ पे। Molecular spacing in solids is the least due to which they have more matter in a given volume and are the most dense. Liquids have almost same spacing and density as solids. However, spacing in gases is the largest, so least density. ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि a paving slab has a mass of 68 kg and dimension 50 into 600 into 900 millimeter. Calculate the density in kilogram by meter cube of the material from which the paving slab is made. तो डायमेंशन जो आपको दी है 50 मीटर का मतलब है 0.05 मीटर, 600 मिलीमीटर मतलब है 0.6 मीटर, और ये एक सेकंड देखिए 50 मिलीमीटर का मतलब है 0.05 मीटर, 600 मिलीमीटर मतलब है 0.6 मीटर और 9 मिलीमीटर का मतलब है 0.9 मीटर। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास और वॉल्यूम के बराबर होती है। ठीक है भाई, मास माशाल्लाह से कितना दिया हुआ है 68 kg दिया हुआ है, वॉल्यूम इसका बनेगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मीटर क्यूब। सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से शाबाश। राइट आंसर आ रहा है 2518 2518.5।
तो मुनासिब करने का तो हो जाएगा 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या 3SF में लिखे तो 2520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। निकाल दो, दोनों सही होगा, 2SF में भी सही होगा, 3SF में भी सही होगा। ठीक है, calculate the maximum pressure a slab could exert on the ground when resting one of its surfaces। अब देखें कल वाला भी सवाल, मैक्सिमम प्रेशर का क्या मतलब है। ये डायमेंशन है ना स्लैब की, वो इस तरह से, ये स्लैब की डायमेंशन है इस तरह से। ठीक है, अब ये है लंबाई इसकी है 900 मिलीमीटर, चौड़ाई इसकी है 600 मिलीमीटर और ऊंचाई इसकी है 50 मिलीमीटर। तो 3 सरफेस बनेगी, एक सरफेस तो ये बनेगी, एक सरफेस ये बनेगी और एक सरफेस ये बनेगी। तो ये मैक्सिमम प्रेशर जो है वो कब लगाएगा स्लैब जमीन पर, जब आप उसको इस वाली सरफेस से रखेंगे। ये सबसे छोटा सरफेस एरिया है। ठीक है, तो प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन एरिया इन कांटेक्ट इज मिनिमम। ठीक है, प्रेशर मैक्सिमम होगा जब एरिया इन कांटेक्ट मिनिमम होगा। अच्छा, तो मिनिमम एरिया इन कांटेक्ट कितना होगा, 0.05 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.6 मीटर, यानी कि 50 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 600 मिलीमीटर। और जो वो होगा फोर्स जो लगेगी वो किसके बराबर होगी, वेट के बराबर होगी। वेट कैसे आएगा स्लैब का, मास दिया हुआ है 68 किलोग्राम, उसको मल्टीप्लाई बाय 9.8 करेंगे तो ये वेट आ जाएगा। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, फोर्स यहाँ पर हो जाएगी वेट के बराबर 68 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और एरिया इन कांटेक्ट हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.6। देख लो भाई क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ भी खुदा के लिए बता दो क्या आंसर आ रहा है इसका। ट्रिपल 213 3.3। अब इसको अगर आप जो है वो राउंड ऑफ करो 3SF में तो हो जाएगा 220 पास्कल। अभी पढ़े लिखे लोग इतना से आप लिख सकते हो 2.2 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। ठीक है, 2.2 एक्सपोनेंट 4 पास्कल लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, चलो जी, ये आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई। चलो बताओ, थोड़ी सी बात करते हैं हम प्रेशर पे। सबको अच्छी तरह से पता है कि प्रेशर क्या होता है, हमने इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। प्रेशर बात है फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है, प्रेशर जो है बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पास्कल कहते हैं। कैपिटल P और स्मॉल है पास्कल। तो प्रेशर की SI यूनिट जो है पास्कल होती है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। और प्रेशर की स्केल क्वांटिटी होती है। अब आपसे कहा जाएगा भैया अगर ये बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्कल। एग्जामिनर बोले आपसे कि डिफाइन पास्कल,
देखिए किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि उसका वन जो है वो कितने के बराबर होगा। मिसाल के मैं आपसे बोलूँगा डिफाइन न्यूटन, तो न्यूटन को डिफाइन करने का मतलब ये है कि बताओ कि एक न्यूटन कितनी फोर्स को कहते हैं। या मैं आपसे बोलूँगा डिफाइन वॉट, तो वॉट को डिफाइन करने का मतलब ये होगा कि भाई ये बताओ कि एक वॉट कितनी पावर को कहते हैं। अगर मैं कहूँ डिफाइन जूल, तो जूल को डिफाइन करने का मतलब ये होगा कि भाई ये बताओ कि एक जूल कितने वर्क को कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाएगा डिफाइन पास्कल, तो पास्कल को डिफाइन करने का मतलब ये कि बताओ कि वन पास्कल कितने प्रेशर को कहते हैं। तो वन पास्कल की डेफिनेशन में ये होगी कि इफ force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square normally मतलब force area के perpendicular। तो if a force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square normally, then pressure exerted is 1 Pascal। तो फिर उस एरिया पे तो प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर क्या कहलाएगा, प्रेशर 1 पास्कल कहलाएगा। तो अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं परपेंडिकुलरली, तो अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स परपेंडिकुलरली लगाएंगे तो जो प्रेशर लग रहा होगा सरफेस एरिया पे, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, वो प्रेशर जो है वो 1 पास्कल कहलाएगा। ठीक है जी, ये 1 पास्कल की डेफिनेशन होगी। और आगे चलते हैं। प्रेशर इन लिक्विड्स, देखिए हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि लिक्विड्स के अंदर जो है वो प्रेशर आप फील करते हैं। तो भाई लिक्विड आप इस पॉइंट पर प्रेशर मालूम करना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट की डेप्थ कितनी है, इस पॉइंट की डेप्थ है h। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होगा। रो का मतलब क्या है, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है डेप्थ, और जी का मतलब वही है 9.8 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जानू बच्चों ने पढ़ा हुआ है। बहुत चीज होती है, सब कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किससे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं प्रेशर exerted by atmosphere, यानी कि एटमॉस्फेयर जो आपके ऊपर प्रेशर लगाते हैं चारों तरफ से, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। साथ ये जमीन है, इस जमीन पर आप मौजूद हैं और आपके चारों तरफ एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं ना चारों तरफ से, तो प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चीज हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है इसके जरिए आप क्या नापते हैं, जिसके जरिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। यानी आपको किसी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है तो उसके लिए आप बैरोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। अब बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर ये होता है कि आप एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में बहुत सारा मर्क्यूरी भर लेते हैं इस तरह से, फिर आप एक ट्यूब लेते हैं,
और आमतौर पर ट्यूब 1 मीटर लंबी होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। उसको आप पूरा भर लेते हैं किससे? मर्क्यूरी से। ये भी मर्क्यूरी है, ये भी मर्क्यूरी है। फिर आप करते हैं इस ट्यूब को उल्टा करके इस मर्क्यूरी के अंदर डिप कर देते हैं यूं करके। तो जब आप इस ट्यूब को उल्टा करके मर्क्यूरी के अंदर डिप कर देंगे तो ये ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी लेवल नीचे गिरेगा। फर्स्ट करें मर्क्यूरी यहाँ तक आ गया, तो जब मर्क्यूरी यहाँ तक आ जाएगा तो मर्क्यूरी के ऊपर क्या होगा? मर्क्यूरी के ऊपर ट्यूब में कुछ भी नहीं होगा, वैक्यूम होगा, यानी कि इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा होगा। लेकिन ट्यूब की सराउंडिंग में जो ये ओपन स्पेस में जो मर्क्यूरी रखा हुआ है, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा मर्क्यूरी को वापस। तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे मर्क्यूरी रुक जाएगा, वापस ऊपर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको रोका हुआ होगा। तो मर्क्यूरी का जो ये लेवल है ट्यूब के अंदर, मर्क्यूरी का लेवल जो ये है कंटेनर के अंदर, दोनों मर्क्यूरी लेवल की जो डिफरेंस होता है हाइट का, इसको आप रेफर करते हैं एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप रेफर करते हैं एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इस ट्यूब की जो अंदर मर्क्यूरी की जो हाइट होती है ना, उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? मिसाल के तौर पर देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ट्यूब है इस तरह से, ठीक है, और ट्यूब के अंदर ये मर्क्यूरी लेवल है, ये मर्क्यूरी है इसके अंदर, इसमें ये मर्क्यूरी है। और फर्स्ट करें मर्क्यूरी लेवल जो आपका आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आ रहा है? मर्क्यूरी लेवल यहाँ से तक फर्स्ट करें आ रहा है आपका 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ रहा है। 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है कितने प्रेशर के इक्विवेलेंट है? इसको आप रो जी एच के फॉर्मूले में पुट करते हैं। नाउ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मैं आपको बताता हूँ कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की जगह क्या आ जाएगा? 13,600। जी की वैल्यू 9.8 होती है और ये हाइट है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा ताकि उसको मीटर में चेंज कर सकें। तो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? 13,600 9.8 इंटू 75 डिवाइड बाय 100। ट्रिपल 960। ठीक है, तो तकरीबन ये प्रेशर आपका हो जाएगा 9.99 इंटू 10⁴, या आप चाहे तो राउंड ऑफ करें, तकरीबन 100,000 के करीब आ जाएगा। तो ये तकरीबन जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 100,000 पास्कल या 100 किलो पास्कल, उससे थोड़ा सा ही कम आ रहा है बस ये। ठीक है, तो बेसिकली जब आप ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी को जब आप प्रेशर से रिलेट करते हैं ना, तो वो हाइट ऑफ मर्क्यूरी अगर आप लॉजिस के फॉर्मूले में रखें ना, तो एग्जैक्ट प्रेशर आ जाएगा कि पास्कल में कितना प्रेशर है। ठीक है जी, तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। उसके बाद एक चीज और होती है, हम क्या कहते हैं? इसे हम मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर का काम क्या है? यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। और ये प्रेशर डिफरेंस आमतौर पे किसका होता है? गैसेस का। तो मैनोमीटर को आप प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पे गैसेस के प्रेशर डिफरेंस को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनोमीटर जो होता है एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है। इस तरह से
यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, इसमें आपको लिक्विड भर देते हैं इस तरह से, आपने लिक्विड भर दिया इसके अंदर। यू शेप ग्लास ट्यूब है, इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया, जिसकी डेंसिटी कितनी है, 4। ठीक है, अब इस ट्यूब के दोनों तरफ अगर आप जो है वो एक गैस का प्रेशर अप्लाई करें, इस ट्यूब के दोनों तरफ अगर आपको एक गैस का प्रेशर अप्लाई करें मिसाल के तौर पे, एक गैस का प्रेशर यहाँ से अप्लाई करें ये, और एक प्रेशर यहाँ से अप्लाई करें। अब फर्स्ट करें दोनों तरफ लिक्विड का लेवल अगर बराबर रहता है, दोनों तरफ लिक्विड का लेवल अगर बराबर रहता है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। दोनों तरफ से आपने गैस अप्लाई की लेकिन दोनों तरफ से लिक्विड का लेवल सेम रहता है, दोनों साइड पे ट्यूब्स में लिक्विड का लेवल सेम रहता है, तो इसका मतलब है कि दोनों गैसेस का प्रेशर बराबर है। लेकिन फर्स्ट करें कि अगर एक तरफ से लिक्विड का लेवल ज़्यादा आ रहा है और एक तरफ से लिक्विड का लेवल कम आ रहा है, यानी कि फर्स्ट करें हमने अप्लाई किया प्रेशर ए, यहाँ पे अपने अप्लाई किया प्रेशर बी, और लिक्विड का लेवल ऐसे आ रहा है, यानी कि यहाँ से लिक्विड का लेवल नीचा हो गया, यहाँ से ऊंचा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर प्रेशर ए जो है वो ग्रेटर देन प्रेशर बी है, गैस ए का प्रेशर ज्यादा है और गैस बी का प्रेशर क्या है यहाँ पर कम है। ठीक है, अब जो प्रेशर डिफरेंस है वो हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए इज h सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन प्रेशर बी, या फिर आप भी कह सकते हैं प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ बी जो बराबर है किसके, रो जी एच के, और यहाँ पर एच का मतलब होगा दोनों लिक्विड लेवल्स का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँगा इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है लेट से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिसाल के तौर पर है 2100, ठीक है, और एच की वैल्यू फर्स्ट करें है, फर्स्ट करें एच की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि प्रेशर ऑफ ए इज 6 सेंटीमीटर, फर्स्ट करें ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड जो है इसका नाम है मिसाल के तौर पर ये चले एक काम करते हैं ना, मर्क्यूरी ले लेते हैं। मर्क्यूरी अगर लेंगे आप तो मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और लिक्विड कौन सा है ये, मर्क्यूरी। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ ए इज 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मोर देन प्रेशर ऑफ बी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ए का जो प्रेशर है और बी का जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस है कितना, 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का डिफरेंस है, जी का मतलब होता है मर्क्यूरी, या नंबर्स में अगर चाहिए प्रेशर डिफरेंस तो पी ए माइनस पी बी बराबर होगा रो जी एच के। अब रो यानी कि डेंसिटी कितनी है 13,600, जी की वैल्यू 9.8 है, और हाइट कितनी आ रही थी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का मतलब है 6 डिवाइड बाई 100, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब देखो दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, 7996,
6.8 यानी तकरीबन इसको आप कर लो 8,000 पास्कल का डिफरेंस आता है दोनों गैसेस के प्रेशर में। तो बेसिकली जब भी यू शेप की ट्यूब होगी और दो लिक्विड लेवल्स होंगे तो हमें जो डिफरेंस होगा ना वो प्रेशर डिफरेंस को शो करेगा। अब प्रेशर डिफरेंस सिंपली आप हाइट की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस शो किया 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये प्रेशर डिफरेंस आप रॉजियस से भी कैलकुलेट कर सकते हो, सवाल पे डिपेंड करेगा। कई बार आपसे प्रेशर डिफरेंस जो है वो हाइट ऑफ लिक्विड की फॉर्म में मांगा जाएगा, कई बार प्रेशर डिफरेंस जो है आपसे रॉजियस की फॉर्म में मांगा जाएगा, तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये प्रेशर एंड लिक्विड के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ी भी नहीं, हमें सिर्फ इसको रिवाइज करना था। अब ये कि हम इसकी वर्कशीट जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वर्कशीट नंबर 24 है इसकी, प्रेशर इन लिक्विड्स के इसका पहला सवाल है। क्या द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज P equals to rho GH? Which equation or principle of physics is used to in the derivation of this formula? डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट, डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ। ये फॉर्मूला जो P equals to rho GH है, इसको ड्राइव करने में हमने बेसिकली डेंसिटी का जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसके मुताबिक डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। इसका आंसर ए होगा। ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन जो है ये जब ड्राइव की जाती है P equals to rho GH, तो कैसे ड्राइव की जाती है हमको साइड में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट करें कि बहुत बड़ा सा कंटेनर है, इसमें पानी या कोई लिक्विड रखा हुआ है। और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। इसके अंदर हम जो है ना वो एक सिलेंडर अज्यूम करते हैं। ये हमने अज्यूम कर लिया कि एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर की हाइट कितनी है h, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a। अब बॉटम ऑफ द सिलेंडर पे जो प्रेशर होगा वो क्यों होगा? क्योंकि सिलेंडर में जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वेट और डिवाइड बाय सिलेंडर का बॉटम का एरिया है। अब अगर सिलेंडर में आप कोई लिक्विड भर दें तो सिलेंडर के बॉटम पे प्रेशर क्यों होगा? वेट ऑफ लिक्विड की वजह से प्रेशर होगा। तो किसी भी सिलेंडर में अगर आप लिक्विड भर दें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो जो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर होगा वो बराबर होगा वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय एरिया। अब वेट ऑफ लिक्विड से बराबर mg के बराबर होगा। mg किसके बराबर होगा? m किसके बराबर होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। और जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का जो कि कंटेनर के अंदर है, तो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि a इंटू एच के बराबर होगा। और a से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर यानी कि इतनी डेप्थ पे जो प्रेशर होगा किसके बराबर होगा? रो जी एच के बराबर होगा। इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है। अब इस फॉर्मूला को ड्राइव करने में कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र आया? नहीं आया। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने में कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जिक्र आया? नहीं आया। क्या इस फॉर्मूले में डेंसिटी डेप्थ के साथ साथ बढ़ती है? ऐसा कोई जिक्र आया? डेंसिटी डेप्थ के साथ बढ़ती, प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है। तो हाँ, अलबत्ता इस फॉर्मूले को ड्राइव करने में हमने डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पाइप इज क्लोज एट वन एंड एंड कंटेन्स गैस ट्रैप्ड बाय अ कॉलम ऑफ वाटर। The atmospheric pressure is 1.0 x 15 Pascal. The density of water is 1000 kilogram. The pressure of the gas use G is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, और दोनों में हाइट का डिफरेंस कितना है? 5। अब ये अगर प्रेशर ऑफ गैस है और ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर ज़्यादा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है? तो एक अंधा आदमी देख के बता सकता है कि गैस का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से लिक्विड नीचा है और यहाँ से लिक्विड ऊंचा है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों का जो डिफरेंस है किसके बराबर होगा? रो जी एच के बराबर होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1.0
x.5 बराबर है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, वैल्यू ऑफ जी उसने कहा 10 है, आप 10 ले लिया, और हाइट कितनी है 5 मीटर्स। तो प्रेशर ऑफ गैस बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 50,000, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर 5, और ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा 1.0 एक्सपोनेंट 5, तो बनेगा 1.5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। प्रेशर ऑफ गैस इज 1.5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है कुछ कुछ? Question number 3. The Mariana Trench is in the Pacific Ocean, has a depth of about 10 kilometers. Assuming that seawater is incompressible and has a density of about 1020 kilograms per meter cube, what would be the approximate pressure at the depth? 10 किलोमीटर की डेप्थ है भाई, तो प्रेशर जो तकरीबन होगा बराबर होगा रो जी एच के। अब डेंसिटी है 1020, जी की वैल्यू 9.8 और डेप्थ तकरीबन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मतलब है 10 इंटू पावर 3 मीटर। तो देखो कितना आंसर आया इसका तकरीबन। आंसर बताओ कितना आ रहा है भाई? अब इतने सारे जीरो नो, 9.9 एक्सपोनेंट 7, यानी कि ऑलमोस्ट 10 की पावर 8। तो 9.9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 10 बन जाएगा ना, 10 इंटू 10 की पावर 7 तकरीबन 10 की पावर 8 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 10 की पावर 8। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 4. Liquid X and Y are stored in large open tanks. Liquid X has a density of 800 and liquid Y has a density of 1200. So at which depths are the pressure equal? यानी लिक्विड एक्स और वाई दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट हैं, तो किस डेप्थ पर जो है दोनों का प्रेशर बराबर होगा? एक्स की क्या डेप्थ और वाई की क्या डेप्थ होगा कि दोनों का प्रेशर बराबर हो? यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना है? यहाँ पर सिचुएशन ये है कि प्रेशर ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए प्रेशर ऑफ वाई। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ एक्स मतलब है डेंसिटी ऑफ एक्स, जी की वैल्यू एंड डेप्थ ऑफ एक्स, और प्रेशर वाई का मतलब है डेंसिटी ऑफ वाई, जी की वैल्यू एंड डेप्थ ऑफ वाई, जी की वैल्यू चेंज। तो डेंसिटी ऑफ एक्स इंटू डेप्थ ऑफ एक्स बराबर होगा डेंसिटी ऑफ वाई इंटू डेप्थ ऑफ वाई। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ एक्स और डेप्थ ऑफ वाई का रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा? डेंसिटी ऑफ वाई एंड डेंसिटी ऑफ एक्स। डेंसिटी ऑफ वाई कितनी है 1200, डेप्थ ऑफ एक्स कितनी है, और सॉरी डेंसिटी ऑफ एक्स कितनी है 800। रेशियो बनेगा ये 3/2 का। तो डेप्थ ऑफ एक्स एंड डेप्थ ऑफ वाई का रेशियो 3 और 2 का रेशियो होना चाहिए। तो अगर आप डेप्थ ऑफ एक्स को डिवाइड करें डेप्थ ऑफ वाई से तो आंसर 3/2 आना चाहिए, सी में आएगा। सी में देंगे अगर आप 15/10 करें तो आंसर 3/2 आएगा। ए में अगर आप 8/20 करें तो आंसर 4/2/5 आएगा। बी में अगर आप 10/15 करें तो आंसर 2/3 आएगा, और डी में अगर आप 20/8 करें तो आंसर 5/2 आएगा। आंसर हमें चाहिए 3/2, यानी डेप्थ ऑफ एक्स और डेप्थ ऑफ वाई का रेशियो 3/2 का होना चाहिए। तो 3/2 का रेशियो जो है सी में आ रहा है, तो लिहाजा हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। कह रहे water in a bath varies in depth from 20 centimeter at the shallow end to 30 centimeter at the end with the plug. The density of water is 1000.
So what is the pressure of the water acting on the plug? प्लग पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो इस डेप्थ पे डिपेंड करेगा ना, 30 सेंटीमीटर। तो ये प्रेशर सिंपली किसके बराबर होगा? प्रेशर सिंपली बराबर होगा रो जी एच के। So density of water is 1000, value of G is 9.8 and depth is 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो देख लो क्या आंसर आ रहा है यार इसका। 2940 आ जाएगा शायद। देखो आंसर ये आ रहा है 29। तो आंसर आ गया 2940 पास का। The diagram shows a cross section of an Olympic sized swimming pool filled with water. It is not drawn to scale. The density of water is 1000. What is the difference in pressure between x and y? x और y के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है? देखें x पे जो डेप्थ है वो कितनी है 2.35 मीटर और y पे जो डेप्थ है वो है 2 मीटर। बहुत ही आसान सी बात है। प्रेशर एट x बराबर होगा रो जी, h की जगह क्या आएगा 2.35 और प्रेशर एट y किसके बराबर होगा रो जी और डेप्थ की जगह क्या आएगा 2.00 मीटर। तो प्रेशर ऑफ x माइनस प्रेशर ऑफ y यानी दोनों का प्रेशर डिफरेंस होगा कितना होगा रो जी 2.35 माइनस रो जी 2.00। प्रेशर डिफरेंस बराबर होगा रो जी 2.35 माइनस 2.00 या फिर रो जी इंटू 0.35। रो इज 1000, वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.35। देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.35 3430। 3430 का मतलब है 3.4 थाउजेंड पास्कल किलो पास्कल, यानी कि आंसर शुड बी बी। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 7। A vertical tube closed at one end is immersed in water. A column of air is trapped inside the tube. The density of water is 1000 kg per meter cube. What is the difference between the pressure of the air in the tube and the atmospheric pressure? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और जो प्रेशर इन द ट्यूब है उसमें डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा भी देखिए, एयर का प्रेशर जो है यहाँ लग रहा है इस जगह और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस जगह लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना बनता है? इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस बनता है 50 सेंटीमीटर। तो दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के बराबर होगा। ये हमने हाइट ऑफ लिक्विड में बता दिया। और वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? रो जी एच। तो रो ऑफ वाटर इज 1000, वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 और हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो है डिफरेंस की कितनी 50 सेंटीमीटर यानी डिवाइड बाय 100। तो जाएगा 4910 करके हो जाएगा शायद। देखो 4910 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Can I show that the pressure due to a liquid of density rho is proportional to the depth h below the surface of the liquid? आपसे कह रहा है प्रूफ करो कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो है डेंसिटी रॉ जो है प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के सरफेस ऑफ लिक्विड की। देखिए ये डेरिवेशन आपको दोबारा से करनी है, ये वाली सेम डेरिवेशन जो मैंने ऊपर की थी ना, छोटी सी आपको समझाने के लिए। तो आपने डेरिवेशन की यहाँ पे छाप दी पूरी।
इटरेशन आपने यहाँ पे छाप दी। फिर आप क्या लिखेंगे इसके आगे? आप लिखेंगे कि सिंस रॉ एंड जी आर कांस्टेंट therefore P is proportional to H। यानी P जो है वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो इंशाल्लाह 4 नंबर इस तरह से आपको मिल जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो। फिर ये कहते हैं द प्रेशर ऑफ द एयर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज लेस देन दैट एट द फुट ऑफ द माउंटेन। एक्सप्लेन व्हाई द डिफरेंस इन एयर प्रेशर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन हाइट एज सजेस्टेड बाय द रिलेशनशिप। कह रहे एक पहाड़ है, पहाड़ पर जो है वो आप प्रेशर जो है वो लगता है हवा का कम और बॉटम पे ज्यादा लगता है, लेकिन जो प्रेशर है यानी आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो प्रोपोर्शनल नहीं है वो हाइट के। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है हाइट के? इसलिए प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि हाइट की प्रोपोर्शनल उस सूरत में होगा जब डेंसिटी कांस्टेंट हो आपके। ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है वो कांस्टेंट नहीं होती ना। पहाड़ के हाइट पर टॉप पर जो डेंसिटी ऑफ एयर कम होती है और बॉटम ऑफ द पहाड़ पर डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा होती है। तो चूंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, इसलिए जो प्रेशर जो होता है वो हाइट के एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। Since density of air is different at the top and bottom of mountain, therefore pressure is not proportional to h यानी कि डेप्थ। सही है। कह रहे मास लेंथ एंड टाइम आर ऑल एसआई बेस क्वांटिटीज, स्टेट टू अदर बेस एसआई क्वांटिटीज। हमने 5 पढ़ी थी ना, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर एंड करंट। ठीक है, 5 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर एंड करंट। तो टेम्परेचर करंट लिखते हैं यहाँ पर। और पार्ट बी, a wire hangs between two fixed points as shown in figure 1.1. A child swing is made by connecting a car tire to the wire using a rope and a hook. The system is in equilibrium with the wire hanging at an angle. अच्छा सॉरी, ये सवाल जो है ना, ये स्ट्रेस स्ट्रेन का सवाल गलत आ गया यहाँ पर। एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन का सवाल है, ये सवाल बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया। ये जो सवाल है एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 7 का सवाल इसमें आ गया गलती से। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का सवाल है जो भी हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर 7 जब हम पढ़ेंगे तो आप खुद ही कर लीजिएगा, मुझे तो याद भी नहीं रहेगा। सिंपल सा सवाल है, खुद कर लेंगे आप, लेकिन इसके लिए चैप्टर नंबर 7 पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, फिर चैप्टर 5 इज फिनिश्ड, यानी कि ऑफिशियली आपका जो है वो मिड टर्म तक का सिलेबस खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब देखें होगा क्या होगा ये कि सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो अभी तक के जो सारे लेक्चर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम ये करते हैं कि आपने जो चैप्टर 5 पढ़े हैं इन 5 चैप्टर्स की सारी वर्कशीट सॉल्व करें। सही है, वर्कशीट मैंने करवा दी सॉल्व, आप खुद भी करें प्रैक्टिस के लिए। सारी एक्सरसाइज सॉल्व करें, सारी असाइनमेंट्स जो हैं 5 चैप्टर्स की वो सॉल्व करें आप। और उसमें फिर जो क्वेरीज हम क्वेरीज जो डिस्कस करेंगे, इसमें क्वेरीज डिस्कस करेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस में। इसके अलावा चैप्टर 1 का रिवीजन मैं करवा चुका हूँ संडे को क्लासेस ले लेके। चैप्टर 2 का रिवीजन रह गया था। हाँ, असाइनमेंट वापस करवा देता हूँ मरियम बेटा, ये असाइनमेंट्स तुम लोग की आज आ जाएंगी, मैं कॉलेज पहुँचवा दूंगा कल सुबह। तुम लोग चाहो तो कॉलेज से पिक कर सकते हो अपनी असाइनमेंट्स। ठीक है, और ये कि कल से मैं तुम लोग की क्वेरीज क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। और ये जो रिवीजन क्लास हमारी रहेगी ना, चैप्टर 2 हमारा रह गया रिवीजन, तो उसका मैंने आप लोगों से कहा था कि वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला उसकी क्लास रखूंगा मैं, जो है वो चैप्टर 2 के रिवीजन की। वो टाइम मैं इंशाल्लाह कल तक आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा कि सैटरडे क्लास होगी या संडे क्लास होगी, किस टाइम क्लास होगी। ठीक है, तो क्लास का टाइम मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को।
तो चैप्टर 2 का रिवीजन इसमें हो जाएगा। बाकी अब कल से जो हम सिर्फ क्वेरीज क्या करेंगे, तो अब आप लोग एक काम ये करें कि कल की क्लास का जो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि कल की क्लास में आप सब लोग जो है क्या करेंगे, कल की क्लास में आप लोगों को ये करना है सबको कि सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कंप्लीट करें आप ऑफ। मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर ही बता देता हूँ आप लोगों को, मैं रुकें। बुक 2 में आपकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12, प्रैक्टिस 11, 12, 13, हाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12 एंड 13, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12 एंड 13, ये 3 प्रैक्टिस आप लोग करके रखें, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। 11, 12 और 13, तो तीनों प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इनकी हम क्वेरीज डिस्कस करेंगे। सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपको, सॉल्व आपको करनी है, आप लोग का होमवर्क है। कल तक आप ये तीनों प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके रखें, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12 एंड 13, इसकी जो क्वेरीज है ना वो डिस्कस होंगी। बाकी मैं आपको लेक्चर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला अभी दोपहर तक शेयर कर दूँ, सारे एडिट करके। उनको एडिट करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा पेजेस वगैरह होते हैं डिलीट करते हैं, फिर वो अपलोड होते हैं, इसमें टाइम लगता है काफ़ी। ठीक है, इंशाल्लाह लेक्चर्स आपको दोपहर तक आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको जो है कल सुबह तक जो है ये तीनों प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर इनमें जो क्वेरीज है ना वो क्वेरीज हम डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह, कल की क्लास में। ठीक है, कल की हमारी क्लास जो है 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज की क्वेरीज के लिए, तो कल ये तीनों एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में।